हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात मौर्य है। मैं अपना चैनल क्विक एग्ज़ाम स्टडी लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरे इस चैनल क्विक एग्ज़ाम स्टडी में यूपी टेट और सुपर टेट के पाठ्यक्रम के प्रत्येक टॉपिक का वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचेगा। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद। हेलो, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं संज्ञा के बारे में। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मकान, अभय, शिवम, लखनऊ, भलाई आदि। ठीक, अब इसमें देखिए, मकान वस्तु का नाम है। ठीक, क्लियर हो गया। अगला देखिए, अभय, शिवम ये व्यक्तियों के नाम है। ठीक, अगला देखिए, लखनऊ स्थान का नाम है। और अंत में आता है भलाई भाव का नाम है। भाव जो आता है अंदर से, भाव व्यक्त किया जाता है, वो है भलाई। ठीक, क्लियर हो गया। ओके, अब देखिए, संज्ञा को परंपरागत रूप से 5 प्रकारों में बांटा गया है। संज्ञा को परंपरागत रूप से 5 प्रकारों में बांटा गया है। कौन कौन से प्रकार है देख लेते हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक, तो संज्ञा के ये 5 प्रकार हैं। तो संज्ञा के अंतर्गत हम लोग पहले उसके भाग को जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जातिवाचक संज्ञा में क्या आता है, किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, जिन संज्ञाओं से एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के नामों का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। जिन संज्ञाओं से एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के नामों का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण देखिए, गाय। ठीक, गाय जातिवाचक संज्ञा कैसे? क्योंकि गाय जानवरों की एक जाति हुई। ठीक है, जब हम गाय बोलेंगे तो जानवरों के अंतर्गत जितनी गाय है, गाय की जाति है, वो सब अलग हो गई, तुरंत हो गई ना। क्योंकि जानवर तो बहुत से होते हैं, जैसे गधा हो गया, घोड़ा हो गया, कुत्ता हो गया, हाथी हो गया, सब जानवर में आते हैं। लेकिन जैसे गाय बोलेंगे तो गाय भी जानवर है, लेकिन वो तुरंत ही एक समूह में अलग हो गई। ठीक, वही लिखा देखिए, एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों, ठीक, प्राणियों भी हो जाएगा। अगला देखिए, लड़का। क्योंकि मनुष्यों में एक खास अवस्था वाले मानवों की एक जाति हुई। जैसे लड़का बोला तो मनुष्यों में एक उम्र का एक पड़ाव है जिसमें लड़का बोला जाता है। ठीक है, हम लोग को किशोरावस्था कह सकते हैं। किशोरावस्था में लोगों को, बालकों को लड़का बोला जाता है। अगला देखिए, नदी। क्योंकि इसके अंतर्गत सभी नदियां आएंगी। जब हम नदी बोल देंगे तो जितनी भी नदियां हैं वो इसके अंतर्गत आएंगी। भाई, पानी तो नालों में भी बहता है, झरनों से भी ना बहता है पानी। ठीक है, लेकिन जब हम नदी बोलेंगे तो नदियां ही आएंगी। एक अलग समूह हो गया उसका। ठीक है, कि हाँ ये नदी है। ठीक, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इनमें उदाहरणों में गाय हो गया, लड़का हो गया, नदी हो गया, ये एक ही जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों को के इसके अंतर्गत आते हैं, आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक, क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम संज्ञा के अगले भेद की ओर चलते हैं। अगला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत देखिए, जो संज्ञाएं किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध कराएं,
व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण देखिए, हिमालय, ये पर्वतों में एक खास पर्वत है। जब हम बोलेंगे हिमालय तो एक विशेष हो गया, विशेष पर्वत है। ठीक है, तो विशेषता, वस्तु की विशेषता बता रही। तो अगला देखिए, रामचरितमानस, ये धार्मिक ग्रंथों में प्रमुख है। ये हिंदू धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें प्रमुख ग्रंथों में से आता है रामचरितमानस। ठीक है, तो ये प्रमुख हो गया। ठीक, अगला देखिए, आगरा, आगरा का ये शहरों में खास स्थान रखता है। ठीक, क्यों रखता है ये सबको पता है, आप लोगों को पता होगा क्यों रखता है आगरा। क्योंकि यहाँ ताजमहल स्थित है, जो विश्व के 7 अजूबों में से एक था। ठीक है, ये शहरों में खास स्थान रखता है। ठीक, आपको बता दें कि ये जो ताजमहल है, ये जो 19वीं सदी के जो 7 अजूबे थे उनमें से भी था, और वर्तमान समय में जो दुनिया के विश्व के प्रमुख अजूबे हैं उनमें से भी एक है। ठीक है, तो इसीलिए आगरा जो शहर है वो इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर ताजमहल है, और इसीलिए शहरों में अपना एक खास स्थान रखता है। शहर तो बहुत से हैं, लेकिन आगरा का नाम सबको पता है, आप लोगों को भी पता होगा क्योंकि यहाँ पर ताजमहल स्थित है। ठीक है, वैसे हम लोग यहाँ पर जैसे कि दिल्ली का नाम भी डाल सकते थे, तो खास क्यों होता है, एक तो भारत की राजधानी है, दूसरा वहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाल किला है, हमारी देश की का संसद भवन स्थित है, राष्ट्रपति भवन स्थित है। ऐसे ही आप यहाँ पे लखनऊ डाल सकते थे क्योंकि लखनऊ में इमामबाड़ा है, भूल भुलैया है ना। वैसे बहुत कुछ आप डाल सकते थे जिसकी वजह से खास हो, वो खास हो। ठीक है, तो ये आपका था व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम लोग पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक, जिसमें भावनाएं व्यक्त की जाती हैं, भावनाएं आती हैं। हाँ, भाववाचक संज्ञा। अगला है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञाओं से पदार्थों या व्यक्तियों के धर्म, गुण, दोष, आकार, अवस्था, व्यापार या चेष्टा आदि भाव जाने जाएं, वे भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। ठीक है, जैसा कि नाम लिखा हुआ भाववाचक संज्ञा, तो इसके अंतर्गत जिन संज्ञाओं से पदार्थों या व्यक्तियों के धर्म, गुण, दोष, आकार, अवस्था, व्यापार या चेष्टा आदि का भाव जाना जाए, वे भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। ये संज्ञाएं अनुभवजन्य, अनुभवजन्य का मतलब समझते हैं, अनुभवजन्य का मतलब ये होता है कि अनुभव जो होता है ना, व्यक्तियों को अनुभव होता है, अनुभवजन्य तथा अस्पर्शी होती हैं, मतलब इनको छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। इन भावनाओं को महसूस कर सकते हैं लेकिन स्पर्श नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण देखिए, क्रोध, किसी को गुस्सा आता है तो कोई गुस्से को छू नहीं सकता, सिर्फ अनुभव कर सकता है कि ये व्यक्ति गुस्से में है या मुझे गुस्सा है, अनुभव, छू नहीं सकता। अगला देखिए, घृणा, किसी को घृणा होती किसी से तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा, छुआ नहीं जा सकता, घृणा को छुआ नहीं जा सकता। प्रेम देखिए, प्रेम, वैसे ही बुढ़ापा, बुढ़ापा जो है वो महसूस किया जा सकता है लेकिन बुढ़ापे को छुआ नहीं जा सकता। ठीक, जैसे हरियाली, आप कहीं गए, आपने देखा अरे यहाँ तो बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बहुत अच्छी सुंदर दृश्य है, बहुत हरियाली है, तो आप उसको महसूस कर रहे हैं ना, महसूस कर, लेकिन आप उस हरियाली को छू नहीं सकते। ठीक है, यही लिखा है अनुभवजन्य, यानी अनुभव के हिसाब से, और अस्पर्शी होते हैं। ठीक, भाववाचक संज्ञा। अगला है समूहवाचक संज्ञा, उसके बारे में देखते हैं क्या है उसमें। किसी समूह को प्रकट करने वाली संज्ञाएं समूहवाचक संज्ञा कहलाती हैं। ठीक है, समूह को प्रकट करने वाली संज्ञाएं जो होती हैं वो समूहवाचक संज्ञा कहलाती हैं। उदाहरण देखिए, सभा, सभा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सभाओं में मनुष्य आए होंगे, मनुष्य आएंगे सभाओं में जो बैठे होंगे। ठीक है, तो सभा, समूह में। ठीक, अगला देखिए, सेना, सेना देखेंगे तो क्या होगा, सेना में क्या होगा, कौन होंगे, सैनिक होंगे, ढेर सारे सैनिक होंगे समूहों में, है ना। अगला देखिए, कक्षा, कक्षा में कौन होगा, छात्र बैठे होंगे, ढेर सारे समूह में बैठे होंगे। परिवार, परिवार में क्या होगा, सदस्य होंगे, कई सदस्य होंगे, भाई 2 या 2 से अधिक सदस्य होंगे, समूह होगा। गुच्छा, आपने अंगूर का गुच्छा देखा ही होगा, उसमें क्या होता है, बहुत सारे अंगूर लगे होते हैं गुच्छों में, देखा है ना, गुच्छों में लगे होते हैं। जैसे आम देखा है आपने लगा हुआ, आम, आम भी प्रायः गुच्छों में लगते हैं, कई मतलब अलग अलग होते हैं लेकिन बंच टाइप का एक बन जाता है।
बनता है ना। अब अंगूर उसका मेन ज़्यादा बेहतर उदाहरण रहेगा, क्योंकि अंगूर में क्या होता है कि वो चाहे जहाँ लगे वो बंच में ही लगेंगे। आम तो वो बहुत से पेड़ों में एक एक भी लग सकते हैं, अलग अलग भी लटके हुए हो जाते हैं। लेकिन यहाँ कहने से तात्पर्य है कि समूह से है, समूह से तात्पर्य, ठीक है। जैसे सभा हो रही है, तो सभा में अगर एक ही हाल में लोग बैठे हुए हैं, पास पास नहीं दूर दूर भी बैठे हुए हैं, तो भी वो समूह ही कहलाएगा। सेना में तो बहुत डिसिप्लिन रहता है, अनुशासन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो उसमें अगर दो सैनिकों के बीच में 3 फुट का गैप है, तो सबके बीच में 3-3 फुट का ही गैप होगा, ठीक। कक्षा में छात्र बैठते तो कैसे बैठते, आपने देखा होगा कक्षा स्कूल में आप जाके बैठते, देखिए एक सीट पर अगर 3 बच्चे बैठे 3 ही बैठेंगे। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया आम का, तो आप लोग ये मत समझिए कि आम उस तरह से वंश लगता नहीं जैसे अंगूर लगते हैं, लेकिन वंश से तात्पर्य है कि ढेर सारे एक जगह इकट्ठा हो, ठीक। गुच्छा से तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आपका समूहवाचक है। समूहवाचक देखिए, इसको बहुत ही नॉर्मल वे में, बहुत टेंशन में मत पड़िए, बहुत ही नॉर्मल। देखिए हर एक संज्ञा अपने जो उसका नाम है उसी से ही हर चीज निर्धारित होती है। जैसे ये समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक हर चीज समूह में मिलेगी, वो समूहवाचक के अंतर्गत आएगी, ठीक है। अगला देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। जो पांचवा और अंतिम प्रकार है संज्ञा का, वो है द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक। इसमें देखिए जिन संज्ञाओं से ठोस, तरल, धातु, अधातु आदि का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या कि जिन संज्ञाओं से ठोस, तरल, कि ठोस है चीज या तरल लिक्विड अवस्था में है, ठीक है, धातु है या अधातु है, इसका बोध होता है, वो द्रव्यवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आती हैं। उदाहरण देखिए लोहा, लोहा धातु है, फटाक से बचाएंगे लोहा, तो ये द्रव्यवाचक में आएगी। सोना, ये भी धातु है, धातु है ना, हाँ, तो ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगी। तेल लिक्विड है, लिक्विड तरल, तो ये भी द्रव्यवाचक में आएगा। घी, अब घी को तो दोनों में रखा जा सकता है भाई, ठोस का मतलब वो नहीं, ठोस मतलब जैसे घी मक्खन वो दही मत के मक्खन निकाला जाता है तो उसको वो तो ठोस, या फिर आपने देखा होगा ठंडियों में घी जम जाता है, ठीक। लेकिन ये क्या है, तरल है, तरल में आएगा, क्योंकि अधातु धातु तो है नहीं है, ठीक, तरल में आएगा। मिट्टी और फिर आगे चीनी, ठीक। तो ये हो गए इसके प्रकार द्रव्यवाचक संज्ञा के, ठीक। तो वो संज्ञा आपकी कंप्लीट हो गई है। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही सरल शब्दों में है, उदाहरण के साथ में है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि मेरा जो आगे आने वाला वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, आप तो जल्दी से पहुंच जाए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने इसके पहले कई वीडियो डाले हैं जिनमें आपकी संधि है, समास के वीडियो हैं, अलंकार के वीडियो हैं, ढेर सारे वीडियो हैं, तो आप लोग उनको भी देखें। इससे आपका बहुत ही मेरे जो वीडियो हैं उनमें उस विषय को बहुत ही सरल ढंग से समझाया गया है, बताया गया है। और अगर उसमें कोई ट्रिक अवेलेबल हो सकती है कि आप देखते ही जान जाए, तो वो ट्रिक भी उसमें दी गई है। इससे आपको बहुत ही जल्दी कम समय में आप उसको पूर्ण रूप से समझ लेंगे। और ये मान के चलिए कि ये सब चीज़ें परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, परीक्षाओं में इनसे प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है। तो आपने वीडियो देखा, चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपका धन्यवाद।